हाय बच्चों, तो हम लोग अब देख रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का थर्ड पोजीशन लेकर आ रहे हैं। तीसरा पढ़ना है सी नंबर एट एनी पोजीशन। एट एनी पोजीशन आप हिंदी में लिख सकते हैं इसको किसी भी स्थिति में, किसी भी स्थिति में। ठीक है, लिख लिए। ठीक है, अब हम हेडिंग को मिटा लेते हैं जगह की कमी के कारण। ठीक है ना, देखिए अब करते हैं। मान लें कि एक डायपोल है। ठीक है बच्चों, गौर से देखना, मेन ना फोटो है, मेन डायग्राम है। ये ना समझ में आ गया तो आगे की तो बहुत आसान है। हम लोग ने इन दोनों का यूज करके निकाल लेंगे, एक्सियल पोजीशन का और इक्वेटोरियल मतलब अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का यूज करके हम लोग इसका कर लेते हैं। देखते हैं, मान लिया एक विद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज है और यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है। दोनों के बीच की दूरी कितनी ले लेते हैं, 2L ले लेते हैं। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट क्या है, वो है। ठीक, किसी भी स्थिति में मतलब अब की बार का जो पॉइंट है वो ना ही अक्ष पे है ना ही निरक्ष पे है। ठीक है ना, वो कहीं भी हो सकता है, उसकी अपनी मर्जी है, वो कहीं भी हो सकता है। देख लेते हैं वीडियो चल रहा है नहीं। ठीक है, चल अब मान लेते हैं यहाँ पे एक कोई बिंदु है, यहाँ पे एक ना पॉइंट ए ले लेते हैं बिंदु। ठीक, जहाँ पे इस द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की क्या निकालनी है, तीव्रता। और इस पॉइंट का जो पोलर कोऑर्डिनेट है, ध्रुवीय निर्देशांक है, उसको क्या बोलते हैं, पोलर कोऑर्डिनेट है, वो r, है। ध्रुवीय निर्देशांक क्या है, r, मतलब ऐसा निर्देशांक जिसमें दूरी हो वो कितना है, r है, तथा कुछ उसका क्या हो, कोण का मान हो थीटा। वो निर्देशांक क्या कहलाता है, ध्रुवीय निर्देशांक। ठीक है, तो पॉइंट ए है जिसका ध्रुवीय निर्देशांक r, है। ध्रुवीय निर्देशांक का मतलब होता है दूरी कितनी है, r है, और कितना कोण है, थीटा कोण है। ठीक है, उस पे ना तीव्रता निकालनी है, किसके द्वारा, विद्युत द्विध्रुव के द्वारा। अब हम लोग देखते हैं कैसे निकालेंगे। ठीक, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। अब गौर से देखिए कि द्विध्रुव है तो द्विध्रुव आघूर्ण होगा, और हम लोग पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि द्विध्रुव आघूर्ण का जो डायरेक्शन होता है, दिशा होता है, वो नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। मतलब यदि द्विध्रुव आघूर्ण होगा तो इधर से इधर की ओर होगा, तो हम यहाँ पे ना द्विध्रुव आघूर्ण को मेंशन कर लेते हैं। ये क्या है, P है। ये क्या है, P। हम लोग इसमें ना द्विध्रुव आघूर्ण की मदद से ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को निकाल लेंगे। देखिए कैसे, क्यों, क्योंकि आगे हम देख रहे हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 2P/RQ, 1/4 पाई P/RQ, यहाँ भी P और यहाँ भी P। ठीक, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण ही आ रहा है फॉर्मूला में। ठीक ना, अब ध्यान से देखें, आगे का कार्यक्रम करने के लिए हम ना इस एक्सिस को थोड़ा सा इधर की ओर बढ़ा लेते हैं समझने के लिए। ठीक ना, भावनाओं को समझने के लिए। और एक ना एक्सिस इस पे हम परपेंडिकुलर डाल देते हैं, समझना है कि वो ना परपेंडिकुलर है। ठीक है, ये ना हम परपेंडिकुलर डाल दिए। अब ना इस 2L वाले लेंथ को ना हम मिटा लेते हैं, जो कि अपने को ना ज़्यादा नहीं तो कष्ट उत्पन्न कर देगा। ठीक, औज गौज हो जाता है ना। ठीक, अब यदि आप इसको एक्स एक्सिस मान लो, कौन सा एक्सिस, एक्स एक्सिस मान लो, ये तो उस पर परपेंडिकुलर है, तो इसको वाई मानने में कोई कष्ट नहीं है। ठीक है, अब आप पी को गौर से देखो, नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये ना एक्स अक्ष के साथ, इसको मैं एक्स मान लिए हैं। ठीक है, इस अक्ष के साथ कितने का कोण बना रहा है, थीटा का कोण बना रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा। और इस अक्ष के साथ कोण नहीं बना रहा है, तो हम बताएं कि वेक्टर डायपोल मोमेंट तो वेक्टर क्वांटिटी है, तो उसको ना हम कंपोनेंट में तोड़ सकते हैं। जिस अक्ष के साथ वो थीटा कोण बना रहा है उसमें कॉस को लगा के, जिस अक्ष के साथ नहीं बना रहा है उसमें साइन को लगा के। आप ना इसको, इस P को इधर की ओर तोड़ सकते हैं, मतलब इस P का दो कंपोनेंट, इधर की ओर वो लगेगा P cos थीटा। ठीक है, और इधर की ओर जो लगेगा वो क्या लगेगा राजा, P sin थीटा। अरे हाँ या ना, कोई दिक्कत नहीं ना लग रहा है, क्योंकि ये तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर। लेकिन अपने को सारा कांड करना कहाँ है, पॉइंट ए पे। तीव्रता निकालनी कहीं है, कहाँ पे है, पॉइंट ए पे। तो इस सारे व्यू को हम पॉइंट ए पे दिखाते हैं। आप कहेगा सर कैसे दिखा लेंगे, भैया P कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी,
तो शिफ्टिंग ऑफ पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर आप पढ़े थे, बिना डायरेक्शन चेंज किए हुए आप वेक्टर को एक जगह से दूसरे जगह लेके जा सकते हैं, ठीक है ना, उससे उसमें कोई परिवर्तन नहीं आ रही है। यदि यह पी साइन थीटा इधर की ओर लग रहा है तो आप इसको उठा के ऐसे करके यहाँ पे ऐसे करके लेकर आ सकते हैं, हाँ या ना, लेकर आ सकते हैं ना, आ ही सकते हैं। हमने इसको उठा के यहाँ पे लेकर आ गए और ये हो गया इधर की ओर, सीधा दिख रहा है ना 90 डिग्री, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये क्या हो गया पी साइन थीटा, ठीक है बच्चों। और इस पी कॉस थीटा को तो ये तो ऐसे है, तो डायरेक्ट इसको उठा के यहाँ पे लेकर आ जाओ ऐसे, ये क्या हो गया पी कॉस थीटा, ठीक है ना। अब आप ध्यान से देखो, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर, ये दोनों एक्सिस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। यदि आप इसको x माने हो तो ये क्या हो गया y, ये क्या हो गया y। आप बोल सकते हो कि x अक्ष की ओर जो p का कंपोनेंट है वो कितना है p cos थीटा, और उसके निरक्षीय स्थिति में जो कंपोनेंट है वो क्या है p sin थीटा। अरे यदि हम इसको x मान लिए हैं तो ये उसके लंबवत है ना, यदि इसको हम अक्षीय स्थिति बोलते हैं तो इसको निरक्षीय स्थिति बोल तो सकते हैं ना, क्योंकि ये तो इसके क्या है परपेंडिकुलर है। मतलब अक्षीय स्थिति में p का कंपोनेंट कितना है p cos थीटा, और निरक्षीय स्थिति में p का कंपोनेंट कितना है p sin थीटा। कोई दिक्कत नहीं ना, कहाँ पे पॉइंट ए पे। और हम देख रहे हैं कि तीव्रता लगने में p का बहुत बड़ा योगदान होता है, क्योंकि 2p/r³, 2p/r³। यदि यहाँ पे p का दो कंपोनेंट है तो p तो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने डायरेक्शन में अलग अलग इंटेंसिटी लगा रही होगी, तीव्रता लगा रही होगी। तो अक्षीय स्थिति में जो तीव्रता लग रही है p cos थीटा के कारण, उसको हम मान लेते वो ER है, ठीक है ना। और निरक्षीय स्थिति हम इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि p cos थीटा की ये क्या है परपेंडिकुलर है, ये लंबवत है। इधर जो तीव्रता लग रही है उसको हम क्या मान लिए ई थीटा, ठीक है। तो अब पहले अपना मकसद है कि ER का मान निकाल ले और ई थीटा का मान निकाल ले, ठीक है ना। मतलब तीव्रता p cos थीटा के कारण जो लग रहा है ER उसको निकाल ले, और तीव्रता p sin थीटा के कारण जो लग रहा है ई थीटा उसको निकाल ले, ठीक है ना। तो हम निकाल लेते हैं, ठीक। तो आप लोग ना फोटो में ऐसे करके लिख सकते हैं कि मान लिया यह माना कि, इस बात को आप लोग ना नोट्स में फोटो बना के लिख लीजिएगा, जो बात अभी हम बोल लेते हैं। माना कि ये भी एक डायपोल है, ठीक, जिसके मध्य बिंदु O से ध्रुवीय निर्देशांक r, थीटा पे कोई बिंदु A स्थित है, ठीक, जहां पे द्विध्रुव के द्वारा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। इतना तक ये हो गया। अगला पॉइंट आप लिखिएगा कि द्विध्रुव आघूर्ण P का दो कंपोनेंट है। एक कंपोनेंट P cos थीटा जो A1 B1 दिशा में है, दूसरा कंपोनेंट P sin थीटा जो A2 B2 दिशा में है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक लिख लेना है। उसके बाद अब निकालते हैं कि ER का मान, किसका मान ER का, तीव्रता ER बराबर बिंदु पॉइंट A पे पॉइंट, अच्छा यहाँ भी A हो गया ना, इसको आप मान लो O हो गया, R मान लेते हैं, इसको Q मान लेते हैं, Q, ठीक है ना, कैपिटल Q। पॉइंट Q पे तीव्रता, ठीक है ना, ER बराबर, ठीक है। तो अब आपको यही पॉइंट समझना है कि ये कैसे निकला है। P cos थीटा किस स्थिति में है, अक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के द्वारा तीव्रता का क्या मान था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। r मतलब डिस्टेंस, p का मतलब द्विध्रुव आघूर्ण, लेकिन इस दिशा में कितना द्विध्रुव आघूर्ण है P cos थीटा, इस P की जगह क्या हो जाएगा P cos थीटा। इसको इक्वेशन कितना मान लिए 1, कोई कष्ट नहीं है, ठीक। सेम सिमिलरली उसी तरह पॉइंट Q पे तीव्रता E थीटा बराबर, E थीटा किस पोजीशन में है, निरक्षीय स्थिति में है, इसके लंबवत है, इस एक्सिस के क्या है लंबवत।
तो लंबवत वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर क्यू। लेकिन यहाँ पे p के जगह p का कौन सा कंपोनेंट है, p साइन थीटा, तो यहाँ कितना हो जाएगा p साइन थीटा अपॉन आर क्यू। इक्वेशन नंबर कितना 2। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं। ठीक, लेकिन पॉइंट Q पे क्या निकालनी है अपने को, कुल तीव्रता। कुल तीव्रता मतलब ये वाली तीव्रता और इस वाली तीव्रता को क्या करना है, जोड़ना है दोनों। लेकिन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो 100% कैसा सम, वेक्टर सम। तो यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर हम अप्लाई कर सकते हैं 11th का पार्ट से, ठीक है ना। और यही क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर ई। ठीक है ना, कोई दिक्कत है, ई थीटा तो ये भी कितना ई थीटा, ये ई आर तो ये भी कितना है ई आर। ठीक है ना, तो अब आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पॉइंट क्यू पे, अभी दोनों को मिटा देते हैं, जगह बचेगा। पॉइंट क्यू पे कुल तीव्रता, पॉइंट क्यू पे कुल तीव्रता ई बराबर क्या हो जाएगा, ई आर एंड प्लस ई थीटा। ठीक है ना। मैग्नीट्यूड निकालना हो तो कैसे निकालोगे, रूट अंडर ई आर का होल स्क्वायर प्लस ई थीटा का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच का कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री। फॉर्मूला में जब 90 डिग्री होता है तो इस तरह हम लिखते हैं। ठीक है ना, उस पर ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो ई का मैग्नीट्यूड कितना हो गया, रूट अंडर, भैया तार, ठीक है, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन 2p अपॉन 2p cos थीटा अपॉन आर क्यू। इस 1/4 पाई एप्सिलॉन को ना आप के लिख सकते हैं। ठीक है ना, लास्ट में ना हम ये कर लेंगे, के का वैल्यू फिर से रख देंगे, नहीं तो बार बार कैलकुलेशन करने में ना 1/4 पाई एप्सिलॉन लिखना पड़ेगा। के इंटू 2p cos थीटा, मतलब इसको तो आप के लिख सकते हैं ना, इसको तो आप के लिख सकते हैं ना, तो हम लोग के यूज करके कैलकुलेशन कर रहे हैं। आर क्यू का होल स्क्वायर एंड प्लस के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यू का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखते हैं कौन सा पार्ट कॉमन आएगा। इसमें भी के है, इसमें भी के, यहाँ भी पी, यहाँ भी पी, यहाँ भी आर क्यू, यहाँ भी आर क्यू। तो आप ना इस पार्ट को कॉमन ले सकते हो, के पी अपॉन आर क्यू। ठीक है ना, स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा, स्क्वायर वाला पार्ट कॉमन आ जाएगा। तो अंदर क्या बच गया, 2 cos थीटा का होल स्क्वायर एंड प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है ना। अब देखो, यदि इस स्क्वायर को रूट के बाहर निकालोगे तो ये रूट स्क्वायर क्या हो जाएगा, हट जाएगा। के पी अपॉन आर क्यू, रूट अंडर कितना हो गया, 2 दूनी 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया, के पी अपॉन आर क्यू, रूट अंडर 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, अब देखो ये 4 में से एक गया, कितना बच गया 3, कितना हो गया, के पी बटे आर क्यू इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ये किसका वैल्यू हो गया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वैल्यू होगा किसी भी स्थिति में, किसी स्थिति में, किसी भी स्थिति में। यदि आप यहाँ पे के का मान रख दो तो अच्छा लगेगा देखने में, इस तरह से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पी बटे आर क्यू इंटू 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है ना, कोई दिक्कत समझने में जी नहीं। इसी में हम लोग ना अक्षीय स्थिति और निरक्षीय स्थिति का निकाल के देख लेते हैं, इससे भी अब वहां पर हम लोग जा सकते हैं। केस फर्स्ट, अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में, ठीक है ना। अक्षीय स्थिति में यदि यह एक्सिस है, ये एक्सिस था, ठीक है ना, तो इधर ही ना, यहाँ पर कोई पॉइंट था, तो मतलब थीटा का मान कितना डिग्री है, 0 डिग्री। अक्षीय स्थिति में थीटा बराबर कितना डिग्री, 0 डिग्री। तो ई का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू पी बटे आर क्यूब रूट अंडर, यहाँ पे थीटा की जगह कितना डिग्री, 0 डिग्री, तो 1 प्लस 3 cos स्क्वायर 0 डिग्री। ठीक है, cos 0 का मान कितना होता है 1,
3 गुना 1, 3 प्लस 1 कितना 4, 4 का रूट अंडर 2। आप लिख सकते हैं ई इजकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p/r³। देखिए बच्चों, यही ना हम लोग देखे थे कि अक्षीय स्थिति में तो तीव्रता यही होती है, हाँ या ना। ठीक है, तो अब थोड़ा सा ना इस पार्ट को हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक, केस 2, ठीक है ना, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में मतलब यदि यह द्विध्रुव है, यदि यह क्या है द्विध्रुव है, +4 -4, तो निरक्षीय स्थिति मतलब यहाँ कहीं, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिग्री है 90 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं थीटा इजकल टू हाउ मच 90 डिग्री। अब आप निकाल लो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ इंटू 1 + 3 cos स्क्वायर 90 डिग्री। cos 90 का मान कितना होता है 0, 0 गुना 3 0, 0 + 1 1, 1 का वर्गमूल 1, तो E इजकल टू कितना हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू p/r³। ठीक है बच्चों, कितने आसान वे में हम लोग सारा डेरिवेशन देख लिए। यदि इसमें कहीं कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, तो आप लोग जरूर कमेंट करें। तो विद्युत द्विध्रुव के द्वारा तीव्रता का तीनों स्थिति हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति और किसी भी स्थिति में। अब अगला टॉपिक है गॉस प्रमेय। कौन सा है? गॉस प्रमेय। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं गॉस प्रमेय। तब तक के लिए धन्यवाद।